आईआईटी एडवांस में कोई अगर अच्छा सवाल पूछ सकते हैं वो आपका पोटेंशियोमीटर है। और ये मान के चल लीजिए कि पोटेंशियोमीटर पर एक बढ़िया सवाल, एक तगड़ा सवाल, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल ड्यू है पिछले 3-4 सालों से। किसी भी एडवांस में पूछ सकते हैं, इस साल ही पूछ सकते हैं, अगले साल ही पूछ सकते हैं। थोड़ा ड्यू तो बड़ा ये है। मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियोमीटर पर तो अच्छा सवाल कभी ना कभी आ ही जाएगा, है ना। अभी 2-3 साल पहले ओलंपियाड में एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आया था, 5 के 5 सवाल एक साथ आए थे। वैसा सा सवाल फिर भी बेटा कभी अपन लोगों से भी आईआईटी एडवांस के अंदर भी पूछ सकते हैं। सो पोटेंशियोमीटर देखते हैं और इसका सवाल करने के लिए हमें बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी बातें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एंड बहुत लॉजिकल है, कोई बहुत ज़्यादा याद करने वाली बातें उसमें नहीं है। हमारा काम बड़े आराम से लॉजिक से चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है क्या। आपके पास बेटा एक बैटरी जिसका ईएमएफ ईडी, मैं इसे ड्राइवर सेल कह रहा हूं। ड्राइवर इसलिए कि ये करंट बहाएगा, करंट को ड्राइव करेगा, इसलिए बेटा इसको ड्राइवर सेल बोल दिया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से बेटा एक बार के लिए मैंने आर बोल दिया है। यहां बेटा आपके पास एक तार है, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच तक एक तार है, ये एक तार है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म वायर है। दिस इज यूनिफॉर्म वायर। व्हेन आई से यूनिफॉर्म आई मीन दैट कि इसकी रेजिस्टिविटी भी हर जगह सेम है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिफॉर्म है। सिंपल शब्द में कहूं तो हर बराबर लेंथ पर बराबर रेजिस्टेंस है। तो यूनिफॉर्म वायर, एंड मैं साथ में लिख भी देता हूं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इसका कैपिटल आर है, लेंथ इसकी एल है, लेंथ बेटा इसकी एल है, लेंथ बच्चों इसकी एल, ठीक है। एंड जैसा मैंने कहा कि दिस वायर इज नोन एज योर पोटेंशियोमीटर वायर। दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी लेंथ 1 मीटर हुआ है जरूरी नहीं है, इट कैन बी टेंस ऑफ मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसे भी इसकी लेंथ हो सकती है ना। कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि आप 1 मीटर रखो, चलिए ठीक है। अगली बात, अब देखो होगा क्या बेटा कि इसमें बार बार करंट जाएगा। भाई एक्सपेरिमेंट में करंट तो जाएगा, करंट जाएगा तो ये हीट होगा, हीट होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई हीट आती है तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है। किस फॉर्मूले से, किसी भी सॉलिड के लिए आप कह सकते हो कि सर हीट आने पर टेम्परेचर बढ़ता है एमएस डेल्टा टी से। इस एम इंटू एस को हम शायद हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, तो सी इंटू डेल्टा टी से। तो ऑफकोर्स हमें इस बात का तो आइडिया है कि आई स्क्वायर इंटू आर की पावर आएगी, और लगातार अगर टी टाइम तक लगातार हीट आती रही तो ऑफकोर्स टोटल हीट आएगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। उसके कारण हमारा वायर गर्म होगा, वायर गर्म होगा तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड हम इस बात को जानते हैं कि अगर हीट आने से अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो हमारे इस तार की लंबाई भी बढ़ेगी और इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ने और रेजिस्टेंस बढ़ने के फॉर्मूले मोर और लेस सेम से ही थे, आपको तो शायद याद भी होगा। लेंथ का शायद फॉर्मूला था कि इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और रेजिस्टेंस बढ़ने का बड़ा मेरे ख्याल से फॉर्मूला था इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा है बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये है बेटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों को अल्फा अल्फा लिख दिया, बट दोनों का सेंस अलग अलग है, ठीक है। हमने अलग अलग टाइम पर बड़ा अल्फा पढ़ रखे हैं। पहली बात, मैं ये नहीं चाहता कि इसमें से हीट जाए तो इसके रेजिस्टेंस में और लंबाई में कोई खास चेंज आए। थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी लंबाई बढ़े या इसका रेजिस्टेंस बढ़े। द रीजन इज कि भाई मैं तो सारा सवाल बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ,
भाई सारी की सारी जो सिचुएशन है वो तो एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर मान लो लगातार हीट जाती गई और तार की लंबाई हल्की फुल्की भी अगर बढ़ गई, तार का रेजिस्टेंस हल्का फुल्का भी अगर बढ़ गया, मैंने जितना रेजिस्टेंस मान रखा था उससे अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, तो मेरी तो सारी कैलकुलेशन, मेरा तो सारा एक्सपेरिमेंट ही ख़राब हो गया। और अगर सारा का सारा मेरा अगर एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया तो ऑफकोर्स बेटा हमारी वैल्यूज़ जो होंगी उनमें एरर बहुत ज़्यादा आएगा। मैं नहीं चाहता कि एरर बहुत ज़्यादा आए, मैं तो चाहता हूँ कि एरर कम से कम आए। और एरर अगर आप कम से कम चाहते हो तो हमारे जो अल्फाज हैं, सर अल्फाज क्यों बोल रहे हो बेटा, अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ कि दो अल्फा है ना, दोनों अल्फा कौन से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज वेल एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों ही जितने छोटे हो उतना बढ़िया है, दोनों ही जितने छोटे हो उतना बढ़िया है। तो पहली बात तो बेटा ये है। अब कोई बच्चा कहता है सर ठीक है सर, एक काम आप और कर सकते हो, हीट तो सर आएगी लेकिन वो हीट टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ा पाए, मतलब टेम्परेचर जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरा जवाब होगा हाँ बेटा हो सकता है, अगर तेरी हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी। सोच, हीट तो जितनी आनी है उतनी आनी है, टेम्परेचर में अगर चेंज कम आएगा तो लेंथ और रेजिस्टेंस में भी चेंज कम आएगा, लेंथ और रेजिस्टेंस में चेंज कम आएगा तो ऑफकोर्स हमारा एरर भी कम आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन हीट तो आएगी, और टेम्परेचर तुम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहते, तो एक काम करो सी को ज़्यादा रख दो, सी को ज़्यादा रख दो, सी को ज़्यादा रख दो। इस बात का मतलब ये है कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। हीट कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए, हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। फेयर एनफ, हीट कैपेसिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे इस तार का मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। हालांकि ये इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अक्सर बड़ा मेटल्स और एलॉयज के मेल्टिंग पॉइंट तो अच्छे खासे बड़े होते ही हैं। मेल्टिंग पॉइंट अगर बड़ा कम हुआ तो हो सकता है कि हीट आए और कभी हमारा तार पिघल जाए, और अगर तार पिघल गया तो ऑफकोर्स बड़ा हमारा सारा एक्सपेरिमेंट तो खराब हो जाएगा। तार अगर पिघल गया तो बड़ा एक तरह से फ्यूज हो जाएगा, एक तरह से टूट जाएगा ये तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। वैसे मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट इतना बड़ा था नहीं, क्योंकि अक्सर बड़ा मेल्टिंग पॉइंट तो अच्छे खासे बड़े होते ही हैं, तो उसका इतना बड़ा लोड है नहीं अपन को। मेन लोड इस बात का था कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों के दोनों आपकी वैल्यूज छोटी होनी चाहिए, आपका जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारे मेन पॉइंट थे। ये सारे के सारे पॉइंट्स हर मेटल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा, हर मेटल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम कुछ मेटल्स को मिक्स करके अलॉयज बनाते हैं, और उन अलॉयज के अंदर ये हो सकता है कि हमें जितनी प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ हो। ठीक है ना, जैसे अलॉयज विल बी निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन। ठीक है ना, इन अलॉयज में आप, भाई मैं तो देखो बहुत ज़्यादा इनके पीछे की केमिस्ट्री जानता नहीं हूँ, तो इतना जानता हूँ कि इन तीनों अलॉयज में खास बात ये कि ये जो तीनों अलॉयज हैं इनका रेजिस्टेंस और इनकी लेंथ टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होगी, बहुत कम चेंज होगी, और दूसरी बात इनकी हीट कैपेसिटी भी अच्छी खासी होगी, तो सारा का सारा हमारा एक्सपेरिमेंट बढ़िया बन जाए। इसलिए यूनिफॉर्म वायर का जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो अगर आप इन अलॉयज से अगर बनाएं तो अच्छा है, अच्छा है। बेस्ट तो ये है कि आप इन अलॉयज से बनाएं, बाकी आप कोई मेटल भी यूज़ कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत तो नहीं है, बट स्टिल हम इनको प्रिफर करेंगे, इनको हम प्रिफर करेंगे। तो दीज अलॉयज should be used to make पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर बनाने के लिए हम ये तीन के तीन अलॉयज यूज करेंगे। आई होप दैट्स ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैंने खूब सारी बातें बोल दी यार, हालांकि इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी काम चला सकता था, लेकिन चलो
आपको बेटा कुछ ना कुछ तो पता लगाया होगा। हो सकता है किसी भी पॉइंट पे कोई ना कोई बेटा हमसे सवाल पूछ ले, खास तौर से मेन के एग्जाम में, तो हमें पता तो होनी चाहिए। आपके पास ए से बी तक जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है बेटा, इसकी लंबाई ले लेते हैं कैपिटल एल। रेजिस्टेंस कैपिटल आर है बेटा, लेंथ है कैपिटल एल। इस तार में से कुछ ना कुछ करंट आएगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर में से भी कोई ना कोई करंट आएगा, और उस करंट की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स आर प्लस आर। ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप कह सकते हो कि वी ए माइनस वी बी, मैं इसको वी बी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू करंट इंटू यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, उसको मैंने आर लिख दिया। करंट इज बेसिकली ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। इस पोटेंशियोमीटर वायर से जब भी हम आगे जाकर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर सकेंगे वो यही होगा। मेरे कहने का अर्थ ये कि इस पोटेंशियोमीटर वायर से हम कभी भी इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। तो एक बात बेटा जरूर लिखेगा, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी measured using this potentiometer। इस पोटेंशियोमीटर से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो बेटा वो आपके पास ये है। एक टर्म बेटा और इंपॉर्टेंट है और वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हालांकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला था, लेकिन जो मैथमेटिकल सेंस है पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मान लीजिए VAB, और यहां से तक की लेंथ बेटा मेरे पास है L, तो मेरे पास आ गया दैट इज E अपॉन R प्लस R कैपिटल R अपॉन। ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट आप लोग बेटा जानते ही हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा वोल्ट था, डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ इज मीटर, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट से मेरे को फायदा क्या है? जैसे मान लो कि यहां कहीं कोई पॉइंट है C और A से C तक की लेंथ है मान लीजिए स्मॉल l। तो अगर मुझे A से लेकर C तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, VA माइनस VC लिखना होगा, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि A से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू ये वाली लेंथ। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R अपॉन L इंटू स्मॉल l। ऐसे मैं कह सकता हूं कि ये A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? हालांकि यूनिटरी मेथड से भी कह सकता था कि कैपिटल L में अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो बताओ स्मॉल l पे कितना है, लेकिन ठीक है ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे इंग्लिश में शब्द यूज करने से ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई फाई चीज़ पढ़ रहे हो, वरना बोल देते कि कैपिटल L के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो बताओ स्मॉल l कितना है, तो वो भी काम चलता। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द यूज आता है सवाल में बार बार, इसलिए बेटा हमें पता होना चाहिए। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। हमने अभी तक ये नहीं सीखा है कि पोटेंशियोमीटर यूज कैसे करते हैं, अभी तक तो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या, यूज करना तो बात की बात है। ठीक है बेटा, यूज करना तो बात की बात है, करेंगे बेटा, यूज भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद बेटा अपन और बातें करते हैं। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ड्राइवर सेल है, इसका ईएमएफ बड़ा 20 वोल्ट है, ये आपके पास बड़ा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ए से बी तक आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है,
जिसका रेजिस्टेंस है 100 ohms और इसकी टोटल लेंथ है बेटा पोटेंशियोमीटर वायर की 20 मीटर्स। ठीक है, छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवाल पूछ रहा हूं बेटा। पहला, व्हाट इज द करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। बेटा पोटेंशियोमीटर वायर से करंट कितना है? आप बोलोगे 20 वोल्ट की तो बैटरी है, पूरा रेजिस्टेंस है 100 ओम तो इसका और 5 इसका, तो दैट इज 105 ohms। आई थिंक दैट इज 20/5, दैट इज आई थिंक 4/21 एम्पियर्स। 4/21 एम्पियर्स। मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस है करंट इनटू यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, दैट इज 4/21 into 100, that is 400/21 volts। मैं आपसे पूछूं कि कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो इस पोटेंशियोमीटर वायर से, तो आप बोलोगे सर जो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के अक्रॉस है उतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मैं मेजर कर सकता हूं। सो द आंसर ऑल्सो कम्स आउट विद 400/21 volts। फेयर एनफ। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बेटा बताना व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस तार का पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, तो क्या जवाब दोगे? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 400/21 वोल्ट डिवाइड बाय यहां से यहां तक की लेंथ, बेटा लेंथ कम्स आउट विद 20 मीटर। आई थिंक मेरे पास यह आ गया 20/21 वोल्ट पर मीटर। 20/21 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब अगला सवाल, बेटा मान लीजिए कि यहां कहीं कोई पॉइंट है सी जो ए से 8 मीटर दूर है और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ ए से सी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बोल देना कि दैट इज x इंटू एल, दैट इज 20/21 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की लेंथ। यहां से तक की लेंथ कितनी है? दैट कम्स आउट टू बी 8 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, आई थिंक बेटा दैट इज 160/21 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम किसी भी दो पॉइंट पे का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछ ले कि यहां कहीं कोई पॉइंट है डी और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, तो आप कह सकते हो दैट इज x इंटू यहां से तक की लेंथ। x इज ऑफ कोर्स 20/21 वोल्ट पर मीटर इंटू ये लेंथ दैट इज 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी 40/21 वोल्ट्स। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये तो कहो, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया से आराम से हमें समझ में आ गया कि आखिर पोटेंशियोमीटर है क्या, लेकिन सर सवाल तो इस बात के आएंगे ना कि पोटेंशियोमीटर यूज कैसे होता है। हाँ बेटा बिल्कुल, यूज तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूज पर तो सवाल आएंगे। तो चलिए कैसे हम पोटेंशियोमीटर वायर यूज करते हैं इसको भी देखते हैं। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा काम करता हूं। अब यार डायग्राम तो बेटा मेरे को इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन सुनो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई तराजू है, इस तरह से बेटा कोई ऐसा अरेंजमेंट है, कोई तराजू वाला सिस्टम है, ठीक। मान लीजिए कि आपने ना, आपको 1 किलो शुगर खरीदनी है, 1 किलो चीनी खरीदनी है, तो आप है ना एक तरफ 1 kg का स्टैंडर्ड वेट रख दोगे, 1 kg का स्टैंडर्ड मास रख दोगे, 1 kg का बाट जिसे बोलते हैं वो रख दोगे। दिस मास इज नॉन, ठीक है। तराजू किस तरह से काम कर रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस साइड में आप ऑफ कोर्स शुगर रख दोगे, इस साइड में आप शुगर रख दोगे। बेटा शुरुआत में शुगर कम थी, 1 kg का मास रहा था, तो बीच में जो इंडिकेटर था, ऐसे जो निडल थी वो इस तरफ थी, ठीक है। अब हुआ क्या
कि आप लोग है ना धीरे 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 ऐसे शुगर डालते गए ऊपर बेटा आप उस शुगर में और शुगर मिक्स करते गए जैसे ऐसे मिक्स करते गए बेटा वैसे वैसे निडल इधर आते गई कभी ना कभी आपकी निडल आ जाएगी बीचों बीच। जैसे निडल आ गए बीचों बीच इट मींस दैट कि दिस इक्वल टू दिस। जैसे ही निडल आ गए बीचों बीच इट मींस दैट दिस इक्वल टू दिस। और ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो पता है मेरे को पहले से कितना है, तो मुझे पता है कि कितना है 1 kg। तो ऑफ कोर्स दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 1 kg। तो इस तरह से आपने शुगर का मास जो है वो निकाल लिया है और आपने ये निकाला है बाय कंपैरिजन। एब्सोल्यूट तरीके से नहीं निकाला है, कैसे निकाला है? बाय कंपैरिजन। जैसे बेटा आजकल जो आते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के लाल कलर से लिखे होते हैं, वो कंपैरिजन थोड़ी करते हैं। जो बेटा वेइंग मशीन होती है ना जिसमें नॉर्मल फोर्स मेजर करते हैं, वो कंपैरिजन थोड़ी करता है, वो तो एब्सोल्यूट मेजर करता है। इसने तो कंपैरिजन किया है कि निडल अगर बीचों बीच आ गई इट मींस दैट दिस इक्वल्स टू दिस। इसको देख लो क्या लिखा हुआ है इस पे अगर 1 kg लिखा हुआ है इट मींस दैट शुगर इज आल्सो 1 kg। ये तरीका है किसी भी मास को मेजर करने का थ्रू कंपैरिजन। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे सर ये ऐसे कैसी बातें बताने लग गए आप यहाँ पे। तो इसका सर हमारे यहाँ क्या यूज है अभी देखते हैं। एक छोटा सा हेडिंग देखिए, हाउ टू यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने के लिए कैसे पोटेंशियोमीटर वायर यूज कर सकते हैं, सुनना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, सॉरी ये आपका ड्राइवर सेल है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। इस सर्किट का हम नाम निकालेंगे प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट का हम निकालेंगे प्राइमरी सर्किट। ठीक, ये प्राइमरी सर्किट काफी हद तक वैसा ही है जैसा तराजू के अंदर जो 1 किलो का बाट पड़ा था ना, बेटा बाट मतलब 1 किलो का तो स्टैंडर्ड वेट पड़ा था ना, वैसा। और इससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये कोई बड़ा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, मुझे मेजर करनी है। करता हूं बेटा मेजर। तो एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक तार लिया और इस तार को बेटा इस पोटेंशियोमीटर वायर पर मैं मूव करा रहा हूं। जिस पॉइंट से बेटा आपने टच करा है उस पॉइंट को मैं J कह रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज जोकी। अब मेरी बात सुनना, आराम से सुनना। इस पॉइंट को पहले मैंने यहां पे रखा और फिर मूव कराता गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर के अंदर निडल जो है बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी। निडल बीचों बीच आ गई, इसका मतलब यह है कि इस तार में से करंट जाना हो गया बंद। करंट अगर भाई गैल्वेनोमीटर में से करंट जाना हो गया बंद, करंट जाना बंद हो गया, इस बात का मतलब क्या है? सुनना, इस बात का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये लेंथ है L। मैं आपको समझा चुका हूं कि इस लेंथ को बड़ा आप बैलेंसिंग लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, और इस पॉइंट का बड़ा तुम दो नाम निकाल सकते हो। एक नाम तो नल पॉइंट निकाल सकते हो और एक नाम बैलेंसिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो। दोनों नाम यूज कर रखे होते हैं, मैंने नल पॉइंट लिख दिया, बैलेंसिंग पॉइंट तो ऑब्वियस है। अब सुनना मेरी बात, मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो, तो क्या ही मान सकता हूं। मैंने मान लिया कि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो तुम जानते ही हो, x इंटू एल। सर ये x क्या है? अरे वही तेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर यहां का पोटेंशियल जीरो तो यहां का पोटेंशियल मेरे बच्चे बड़े आराम से बोल देंगे x इंटू एल। क्या बोल देंगे बेटा? x इंटू एल।
अब यहां पर करंट है नहीं, तो यहां पर भी करंट नहीं है, और यहां पर करंट नहीं है, इस बात का मतलब है कि यहां का पोटेंशियल एक्सएल, तो यहां का पोटेंशियल भी एक्सएल, और अगर यहां का पोटेंशियल एक्सएल तो बेटा यहां का पोटेंशियल भी एक्सएल। हायर से लोअर जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? V। तो ऑफ कोर्स यहां का पोटेंशियल हो गया एक्सएल माइनस V। अब जरा नोटिस करो, इस गैल्वेनोमीटर के एक तरफ पोटेंशियल है एक्सएल माइनस V और एक तरफ पोटेंशियल है 0, और इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजर रहा। गैल्वेनोमीटर के पास तो रेजिस्टेंस होता है, उसके बावजूद कोई करंट नहीं गुजर रहा। इस बात का मतलब यह है कि इस गैल्वेनोमीटर के एक तरफ और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरी तरफ दोनों पोटेंशियल सेम है। इट मींस दैट 0 शुड बी इक्वल टू एक्सएल माइनस V, और इससे मेरे पास आ गया है कि V इज इक्वल्स टू एक्सएल। इससे मेरे पास आ गया है V इज इक्वल्स टू एक्सएल। सामान्य शब्दों में कहूं तो इतना बोल दूं, ये तो बड़ा हमने बहुत ही डिटेल से देखा। सामान्य शब्दों में बोल दूं मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस जोकी को मूव कराते 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 यहां ले आए, और अगर ये लेंथ L है, तो आप बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से सीधा बोल सकते हो कि अगर L लेंथ पर लाने पर अगर ये गैल्वेनोमीटर करंट 0 दिखा रहा है, इट मींस दैट दिस इक्वल टू दिस। It means that this potential difference is equals to this potential difference and that's it. इतना सा काम है। जैसे हमारे तो तराजू वाले केस में हम शुगर लगातार ऐड करते गए जब तक बड़ा जी तराजू की निडल बीचों बीच में आ गई। जैसे तराजू की निडल जो निडल थी बीचों बीच आ गई, इट मींस दैट दिस इक्वल्स टू दिस। उसी तरह से इस जोकी को मैं मूव कराता गया कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर में करंट 0 ना जाए। और जैसे करंट 0 हो गया, हमने देखा है कैलकुलेशन ये कहती है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पहले से निकालना आता है, हम बड़े आराम से सारा काम कर लेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत आसान सा काम बेटा, बहुत ही आसान सा काम, बड़े आराम से काम चल जाएगा हमारा तो। ठीक है, इस तरह से बेटा हम मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहां पर 2 बातें पूछ रहा हूं, अगर आप इस बात को पूरा ढंग से समझो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। What if there is no null points on पोटेंशियोमीटर वायर? पोटेंशियोमीटर के वायर पर कोई नल पॉइंट ना हो तो इसके आप क्या इन्फरेंसेस निकालते हो, क्या रिजल्ट निकालते हो? अगर यहां से यहां तक नल पॉइंट है ही नहीं, मिला ही नहीं आपको नल पॉइंट नहीं मिला, इस बात का मतलब क्या है कि बीच में गैल्वेनोमीटर में कभी भी करंट 0 हुआ ही नहीं, तो इससे आप क्या इन्फरेंसेस निकालते हो, क्या रिजल्ट निकालते हो सकता है कि जो मेरे बच्चे मेरी सारी की सारी बात को ढंग से समझ गए होंगे, वो बोलेंगे देखो सर, जोकी को मैं जैसे 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 आगे लाऊंगा तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वैसे 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 लगातार बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहीं पर आ गया और नल पॉइंट आ गया, इट मींस दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये वाला पॉइंट यहां आकर आने पर नल पॉइंट आया, मैं बोलूंगा दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर नल पॉइंट मेरा यहां आया तो बोलूंगा कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैं इसको ए बोल दूं, इसे मैं बी बोल दूं, अगर ये जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है अगर ये VA माइनस VB से बड़ा ही हो गया तो कभी भी दिस इक्वल टू दिस तो हो ही नहीं पाएगा। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस से भी अगर बड़ा है तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कभी बराबर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इस बात का ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जरूर ये जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है ये जरूर VA माइनस VB से बड़ा होगा। लग रही है वाली पॉसिबिलिटी, तो आप कह सकते हो कि सर इस केस में जरूर जो हमारा अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB से बड़ा हो गया होगा। क्योंकि अगर VA माइनस VB से अगर छोटा होता ना, फिर तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देते। लेकिन अगर मान लो कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB से अगर बड़ा है तो कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं आपको।
है कि नहीं, क्योंकि यहां से तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB से तो छोटा ही है, एंड दिस इक्वल टू दिस। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई बच्चा एक बात और कह सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से यहां पर लोअर पोटेंशियल लगा दिया और यहां पर हायर पोटेंशियल लगा दिया, तो उस केस में यहां का पोटेंशियल अगर 0 तो यहां का पोटेंशियल XL, तो यहां का पोटेंशियल XL, तो यहां का पोटेंशियल XL, लोअर से हायर जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा और यहां का पोटेंशियल आएगा XL प्लस V। अब गैल्वेनोमीटर के एक तरफ तो पोटेंशियल है XL प्लस V और एक तरफ पोटेंशियल है 0, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का सम भी तो पॉजिटिव, तो सर 0 तो हो ही नहीं सकता, तो सर करंट तो बहेगा। तो एक केस और हो सकता है बेटा, कौन सा, कि हमने जो अननोन वोल्टेज है उसका नेगेटिव वाला पोटेंशियल ए से जोड़ दिया हो। अगर आप नेगेटिव वाला अगर ए से जोड़ दोगे तो बेटा आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो बेटा नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इस बात का 2 ही इन्फ्रेंसेस निकाल पा रहा हूं। एक तो ये कि हो सकता है कि आपका अननोन वोल्टेज जो है वो VA माइनस VB से बड़ा हो, या फिर आपने अननोन वोल्टेज की लोअर पोलरिटी जो है वो आपने ए पॉइंट से जोड़ दिया, तब भी नहीं मिलेगा आपको। कारण मैंने आपको दिखाई दिया है। तो दूसरा इन्फ्रेंस या दूसरा रिजल्ट क्या निकला, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकली, हो सकता है कि लोअर पोलैरिटी ऑफ unknown voltage is connected to point A। ऐसी गलती करती बेटा अपन। तो अगर आपको नल पॉइंट नहीं मिलता है तो समझ जाना बेटा आपने इन दोनों में से कोई ना कोई एक गलती तो कर रखी है। आगे चलिए बेटा, हमने थोड़ी थ्योरी देखी इसकी, और अब इस पर 3 सवाल बनते हैं। मैं तीनों करा रहा हूं, मैं आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ रहा बेटा। 3 सवाल बनते हैं, मैं तीनों करा रहा हूं आप लोगों को। और पहला सवाल मान लीजिए, टू फाइंड अननोन EMF ऑफ ए सेल। बेटा किसी सेल की EMF नॉन नहीं है, वो मुझे पता करनी है। तो इसके लिए कैसे हम पोटेंशियोमीटर वायर यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर पर हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सुनिएगा, आसान सा है, इत्मीनान से देखिएगा। बेटा हमारे पास ये ड्राइवर सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर। दिस पॉइंट इज लेट से मेरे बच्चे ए, दिस पॉइंट इज मेरे बच्चे लेट से बी। ये अपना एक्चुअल है बेटा, इसे हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे। जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है उसको हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे, और जिस किसी को भी हम इससे कंपेयर कर रहे होंगे उसको हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। एक्चुअल पोटेंशियोमीटर सर्किट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट, और जिसको भी कंपेयर कर रहे हो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। तो हमारे पास बेटा ये एक सेल है जिसका EMF E1 है, रेजिस्टेंस भी बेटा नोन है इसका, ठीक है। ये EMF, सॉरी रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है, ये EMF जो है ये नोन है। ऐसा सेल जिसका EMF नोन हो उसे हम एक नाम दे रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड सेल। बेटा क्या नाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल। ये नाम ये बेटा हो सकता है सवालों में आए, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। और ठीक है बेटा, इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा सेल है जिसका EMF लेट से E2 है, लेट से E2 है। ये E2 मेरे को पता करना है प्यारे बच्चों, ये E2 तो पता करना है मेरे को, ये अननोन है, कोई बात नहीं। मैं इस पॉइंट को 1 बोल रहा हूं, इस पॉइंट को 3 बोल रहा हूं, और ये कोई पॉइंट है जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जुड़ा हुआ है, और बेटा ये आपका जॉकी है जो पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियोमीटर सर्किट है
उस सर्किट का तो हमने नाम निकाल दिया प्राइमरी सर्किट। ये जो सर्किट जिसको आप इससे कंपेयर कर रहे हो, इसका हम नाम निकालेंगे सेकेंडरी सर्किट। ऑफ कोर्स उसका नाम प्राइमरी तो इसका सेकेंडरी, और क्या होगा। ठीक है, फेयर एनफ। इनमें से एक बैटरी का ईएमएफ पता है, दूसरी का पता करना है। सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। मैंने 1 को 2 से जोड़ दिया, मतलब ये जो तेरी नीचे वाली बैटरी है ना, ये तो काम की नहीं है। अब तुम इस पूरे के पूरे प्राइमरी सर्किट से किसको कंपेयर कर रहे हो? हाँ बोलो सर, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वाली बैटरी को। और फिर बड़ा वही काम, इस जॉकी को यहाँ से चलाया 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 चलाया, यहाँ कहीं पहुँच गया L1 डिस्टेंस पे, तो नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट आ गया मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरने वाला हो गया 0। मैं साइड में लिखता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पॉइंट 1 को और 2 को जोड़ा, वैसे ही यहां कहीं बड़ा आपका नल पॉइंट आ गया, और आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो मान लीजिए कि L1 आ गई। फेयर एनफ। इसमें करंट 0, ये तो बड़ा फालतू हो गया, इसमें कुछ जाना नहीं है। तो यहां पर भी करंट 0, यहां पर भी करंट 0, यहां पर भी करंट 0, यहां पर भी करंट 0। सुन ला बेटा, वी नो इट वेरी वेल कि इट मीन्स दैट यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या तो E प्लस IR होता है या E माइनस IR होता है, डिपेंडिंग ऑन कि इट इज बिहेविंग लाइक ए लोड और सोर्स। बट यहां पर तो करंट ही नहीं है, तो I को 0 पुट कर दो और दोनों से एक ही आंसर आएगा E। क्या है बेटा? E। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E। सॉरी बेटा, E नहीं, E1। दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कह सकता हूं कि E1, और यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि X इंटू L1। हालांकि मैंने आपको याद ही करा रखा है, सीधा बड़ा सीधा लगा दिया कर कि दिस इक्वल टू दिस। फिर भी कोई बच्चा कहता है सर लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक क्यों कहा हमने, देखा पक्का देगा, मैं करके दिखाया था। चलो यहां का पोटेंशियल 0 मान लो, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां का पोटेंशियल आएगा X इंटू L1। लिख नहीं रहा बेटा, यहां का पोटेंशियल X इंटू L1, यहां पर कोई करंट है नहीं, यहां का पोटेंशियल भी X इंटू L1, यहां का पोटेंशियल भी X इंटू L1। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड का पोटेंशियल घटेगा कितना? E1। तो यहां का पोटेंशियल आ गया XL माइनस E1। रेजिस्टेंस में करंट तो है नहीं, तो यहां भी XL माइनस E1, यहां भी XL माइनस E1, यहां भी XL माइनस E1, और यहां पर भी XL माइनस E1। गैल्वेनोमीटर में करंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां का पोटेंशियल सेम है, तो 0 शुड बी इक्वल टू XL माइनस E1। सो XL1 इज इक्वल्स टू E1। कैसे लिख दो? अच्छा ये है कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, ये काम तो हो गया अपना बढ़िया। अब हटाओ बेटा इसको यहां से, हटाओ। अब 2 को और 3 को जोड़ दो, मतलब अब आप इस प्राइमरी सर्किट को कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड सेल से नहीं, इस अननोन सेल से। अब ये बेकार हो गया, इसमें कोई करंट नहीं, ये बेकार हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर रहे हो आपके प्राइमरी सर्किट से, तो आपने कनेक्ट किया है 2 को और 3 को। अगेन वही काम, बड़ा बैलेंसिंग लेंथ वही है, जरूरी नहीं है अब किसी और जगह आएगी। आप अगेन बेटा इस तार को यहां से चलाते 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 पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कराइए मूव कराइए मूव कराइए मूव कराइए, और मूव कराते 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 यहां कहीं जब आपकी लेंथ L2 हुई, तब जाके इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुआ। और जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया तो मुझे पता लगा कि अब इस बैटरी के लिए ये वाला नल पॉइंट है, और ये जो L2 है ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। अगर ये बैलेंसिंग लेंथ पहले वाले बैलेंसिंग लेंथ से अगर बड़ी है, अगर ये वाली बैलेंसिंग लेंथ पहले वाली बैलेंसिंग लेंथ से अगर बड़ी है तो पक्की बात है कि E2 E1 से बड़ा है। अगर छोटी है तो छोटा है। तो आप कह सकते हो नई वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 है। सीधा लिख दो बेटा। आप मैं जानता हूं
इसमें करंट नहीं है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो रेजिस्टेंस में भी करंट नहीं है, तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ E2। सो E2 शुड बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ L2। और मेरे पास कितनी बढ़िया इक्वेशन आ गई। और हमारे पास E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। और हमारे पास आ गया E2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। बिल्कुल इस मतलब इस सीधे सवाल होंगे आपके पास, सीधे सवाल होंगे। E1 दे रखा होगा, L1 दे रखा होगा, L2 दे रखा होगा, E2 पूछा होगा, निकाल लेना। निकाल, मैं थोड़ी कराऊंगा यार, तुम समझिए, आसान सा काम है, निकाल लेना, बड़े आराम से काम बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी हम काफ़ी सारा नोमेनक्लेचर समझे। स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट किसको बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट किसको बोलते हैं, बातें तो खूब सारे सीखे हैं। फाइनल रिजल्ट जरूर थोड़ा सा ऐसे बेकार सा है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। रिजल्ट ना भी याद रहे, लॉजिक याद रखो, सब होंगे, क्यों नहीं होंगे, पक्के होंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, टू फाइंड नेक्स्ट इज टू फाइंड करंट इन ए सर्किट। वैसे कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा कि सर करंट निकालने में क्या दिक्कत है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, रेजिस्टेंस पता हो, तो सर मैं तो करंट निकाल सकता हूं। बिल्कुल वही बात है बेटा, फिर भी आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा हूं। अदरवाइज समझदार बच्चों को पता है कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और उस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस पता है तो सर तो करंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं भी बेटा वही काम करने वाला हूं, फिर भी सर्किट से आपको हल्का फुल्का वाकिफ करा दूं, इसलिए बेटा मैं इसको एज ए सवाल या एज ए हेडिंग दिखा रहा हूं, ठीक है। और कोई बड़ा अर्थ इसका है नहीं, ठीक। चलो बच्चों, ये अपना प्राइमरी सर्किट, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये नॉन बैटरी जिसका ईएमएफ पता है, ये E1 नॉन है। फिर से बोल देता बेटा, जिस बैटरी का ईएमएफ पता होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड सेल। ये स्टैंडर्ड सेल है। ये बेटा कोई दूसरा सर्किट है, नीचे बेटा आपके पास कोई दूसरा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आपके पास कैपिटल R है और ये कैपिटल R आपको पता है, बाकी कुछ ना पता आपको। दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 3, ठीक है ना। और मुझे ये वाला करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है मेरे को, मैं इस करंट में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। अगेन बेटा मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। फिर से बेटा वही कहानी, काफी हद तक तो रिपीट ही है। बेटा मैंने 1 को और 3 को जोड़ दिया, बेटा 1 को और 3 को जोड़ दिया, इट मीन्स दैट ये अपना प्राइमरी सर्किट है और ये अपना सेकेंडरी सर्किट है। कंपैरिजन किसका कर रहे हो, नीचे वाले का नहीं, सिर्फ इसका कंपैरिजन कर रहे हो। मान लो कि इस जोकी को मूव कराते 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 यहां ले आए और मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई L1, और मैं साइड में लिख दूं 1 को और 2 को ऐड किया तो मेरे पास जो सीधे लिख दूं बैलेंसिंग लेंथ आई L1। तो पहली इक्वेशन मेरे जानते हैं कि सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ आई है, इसका मतलब इसमें से करंट नहीं है, यहां से करंट नहीं है, यहां से करंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अंदर कितना हो गया, E1 शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। तो बोल देना बेटा E1 इज इक्वल्स टू x इंटू L1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फेयर एनफ। अब हटाओ बेटा इसको, 2 और 1 को हटाओ, बल्कि बेटा 2 को और 3 को ऐड करो, 2 को और 3 को ऐड करो। जैसे 2 को और 3 को ऐड किया, हो सकता है बेटा बैलेंसिंग लेंथ ये ना हो, कोई और हो,
बेटा फिर से इस जॉकी को यहाँ से मूव कराते 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 मान लीजिए बेटा कराते कराते यहाँ कहीं बेटा आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई। इस जॉकी को मूव कराते 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 यहाँ लेके आया तो आपके इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया और नई वाली बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2। अब सुनना बेटा, इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है, लेकिन इसमें करंट तो है। और बल्कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट ने इस सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया। अगर मैं अमीटर लगाता हूं, वोल्टमीटर लगाता हूं, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एरर आती है। इस बार तो एरर बहुत कम होगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर वायर ने जैसे ही आपका ये सेकेंडरी सर्किट बैलेंस हुआ प्राइमरी सर्किट के साथ बेटा, वैसे ही ये करंट तो 0 हो गया। तो ये सर्किट तो बिल्कुल इस पहले वाले से अनअफेक्टेड है। और अगर अनअफेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ऑफ कोर्स हमारे अमीटर और वोल्टमीटर थे, उनके मुकाबले एरर कम आएगी, कम आएगी बेटा। बढ़िया बात, ये तो अच्छी बात है, ये तो हम बेटा ठीक है, हमें पसंद आई वाली बात। तो चलिए बेटा, कहानी तो हम जानते हैं क्या बोलने वाला हूं। दिस इक्वल टू दिस, दैट्स इट। दिस इक्वल टू दिस। आपने इसको बैलेंस किया है यहां क्या क्रॉस, बिल्कुल जैसे तराजू में, जैसे तराजू में बीचों बीच आते हुए बेटा, वैसे ही जैसे बेटा तराजू के अंदर निडल बीचों बीच आ गई। इट मींस दैट ये चीनी का मास शुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड मास जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। सो दिस इक्वल टू दिस, सीधा बोल दो, निडल आ गए बीचों बीच, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ये कितना है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलो सर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास I इंटू आर, शुड बी इक्वल टू ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है x इंटू एट। डिवाइड कर दो इक्वेशन है, डिवाइड कर दो। आई आर अपॉन E1 इज L2 अपॉन L1। तो बेटा करंट की वैल्यू आ गई है, दैट इज E1 अपॉन आर। ले बेटा, ये हमारा आंसर। याद रखना चाहो आपकी मर्जी है, मुझे तो याद नहीं रहता, मुझे तो सिर्फ ये याद रहता है कि दिस इक्वल टू दिस, मैं तो कर लेता हूं। लेकिन सर्किट आपको पता होना चाहिए, इसलिए पूरा बताया। अगेन बेटा, मुझे मेरे ख्याल सवाल कराने की जरूरत नहीं होगी। E1 R L2 L1 सब आपको दे रखे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट पूछा होगा। आपको अगर ये फॉर्मूला याद ना भी हो, अगर ये आंसर याद, मैं इसको आंसर लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सवाल है अपने आप में यार, कोई फॉर्मूला थोड़ी यार, ना याद हो कोई बात नहीं, सब कुछ तो सिखा दिया तुम लोगों को कि बेटा दिस इक्वल टू दिस लगा दे, मस्त रहे। मुझे भी याद नहीं है कौन सा फॉर्मूला है, मेरे को कहाँ याद होगा। जब मुझे याद नहीं हो तो बेटा क्यों याद करोगे, मत याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं निकाल लूंगा कि सर पहले इसको कंपेयर किया तो E1 इज इक्वल्स टू XL1, बाद में इसको कंपेयर किया तो IR इज इक्वल्स टू XL2, डिवाइड कर दिया तो X से X गायब हो गया, L1 L2 दे रखे होंगे, R दे रखा होगा, सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो तुम बेटा समझ गए होंगे इसके अंदर। आई होप इट विल वर्क, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगली बात, तीसरा काम बेटा, तीसरा सवाल मान सकते हो, टू फाइंड कि पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करें टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कैसे बेटा हम पोटेंशियोमीटर वायर यूज करें। सुनना आराम से, ये हमारे पास हमारा प्राइमरी सर्किट बेटा, ये ड्राइवर सेल, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर बेटा। नीचे मैं सेकेंडरी सर्किट बना रहा हूं, ये कोई बैटरी है, बैटरी का EMF पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेजिस्टेंस स्मॉल r है,
यही हमें मेजर करना है. दिस इज टू बी फाउंड. ये बड़ा स्विच, और ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. ये कैपिटल आर नॉन है. अभी तक बेटा मैंने नॉन सिर्फ कैपिटल आर को बोला है और किसी को नहीं बोला है. ये स्विच बेटा मैं स्विच को ऑफ रख रहा हूँ. यहाँ मेरे बच्चों मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया और इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू बेटा मैं क्या करने वाला आप जानते हो. इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तार को ऐसे वायर पे मूव कराऊंगा, मूव कराऊंगा, मूव कराऊंगा. कभी ना कभी आपके इस गैल्वेनोमीटर में बेटा करंट हो जाएगा जीरो. जैसे ही करंट जीरो हो गया मेरे बच्चे समझ गए कि सर वो पॉइंट आपका नल पॉइंट है. यहाँ से तक की लेंथ आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, और बैलेंसिंग लेंथ है इट मीन्स दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस. कोई दिक्कत. बैटरी का ईएमएफ हम ई मान लेते बेटा, पता नहीं अपन को, जरूरत भी नहीं अपन को, जरूरत भी नहीं. ये स्मॉल आर हमें निकालना है. इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. निकालेंगे बेटा, जरूर निकालेंगे. पूरा लॉजिक सोच साच के बढ़िया से निकालेंगे. ये ब्रैकेट बंद. चलो बच्चा, पहला केस है कि आपका जो स्विच है वो ऑफ है. स्विच ऑफ है, इसका मतलब स्विच ऐसे है. स्विच अगर ऐसे है तो नीचे वाला सर्किट तो खराब हो गया, इसको तो कोई करंट वरंट नहीं है. स्विच ऑफ था तो मान लीजिए कि बेटा इस जॉकी को मैंने मूव कराया, और मूव कराते 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 बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे आई, एंड लेट से बैलेंसिंग लेंथ आई आपकी L1. मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर करंट नहीं है, यहां पर करंट है नहीं, नीचे वाले तार में करंट है नहीं, यहां करंट है नहीं, यहां करंट है नहीं, तो यहां भी करंट नहीं है. यहां करंट नहीं है तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? E. और यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर E, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि निडल है बीचों बीच और गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं है. तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इक्वेशन आ गई है, E इज इक्वल्स टू एक्स इंटू L1. बढ़िया बेटा, अच्छी इक्वेशन, अच्छी इक्वेशन है. अब अगला काम, अपना जो स्विच है ना उसको ऑन कर दो. स्विच को ऑन कर दो. जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे यूं करंट जाएगा, ऐसे यूं करंट जाएगा. ठीक है, यूं करंट जाएगा. तो करंट जाते यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस घट गया है. सर घट कैसे गया है? बिकॉज बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स, और सोर्स की तरह एक्ट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी का फॉर्मूला बेटा मेरे ख्याल से बच्चे जानते हैं, E-IR. फॉर्मूला नया दो को दिक्कत नहीं है, वो तो अपन बेटा वैसे भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल मार्क करके भी. फिर भी आपको याद है कि सर अब यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस E-IR है. ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पहले E था, अब E-IR है. तो ऑफ कोर्स अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, बल्कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, क्योंकि पहले ये E था तब इसके बराबर था. अब ये तो E से छोटा है तो बड़ा, ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया. अब बैलेंसिंग नहीं है, तो बैलेंस किधर होगा बेटा? नल पॉइंट ढूंढने के लिए किधर जाएगा? राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स लेफ्ट जाऊंगा. लेफ्ट इसलिए जाऊंगा कि लेफ्ट अगर जाऊंगा तो ये लेंथ घटेगी, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा. ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पहले से कम है, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले से कम होना चाहिए. तो अब बेटा इस पॉइंट को जॉकी को यूं घुमाओ, लाओ लाओ लाओ. सर मैं गलती से उधर चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है. जाओगे 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 जाओगे, कहीं नल पॉइंट नहीं मिलेगा. फिर क्या करोगे? अरे यार गलती हो गई, वापस आओ वापस आओ वापस आओ. तो अगला नल पॉइंट जो होगा लेफ्ट में मिलेगा, राइट में नहीं मिलेगा. अगर आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती करके राइट में चले भी गए तो आगे नल पॉइंट मिलेगा तो है नहीं, तो वापस पलट क्या होगी? तो आगे कोई दिक्कत नहीं उसमें. तो अगला नल पॉइंट जो है वो ऑफकोर्स पहले वाले नल पॉइंट से लेफ्ट में आएगा, और मान लेते कि नया वाला पॉइंट आया आपके पास L2 पे, और जो कि आया यहां पे, और तब जाके इस तार में करंट आया 0. अब सुनना, करंट है I, वही करंट आई यहां पर, वही करंट आई यहां पर, वही करंट आई यहां पर, वही करंट आई यहां पर.
सर ये सेम करंट क्यों है? बेटा सेम करंट इसलिए कि इस तार में तो करंट ही नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर बैलेंस होगा उस टाइम पर यहाँ से तो करंट ही नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ करंट नहीं है, क्योंकि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट तो आएगा, तो आई जाएगा तो आई ही वापस आएगा, ना तो इसमें करंट ना इसमें करंट। सर अब क्या? अब तो बेटा हो गया। अगर बैलेंस हो गया तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। सर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे बेटा लिख तो दूं, स्विच को ऑन करते ही नई वाली बैलेंसिंग लेंथ आई है L2, और बाय लॉजिक मैं कह सकता हूं कि L2 शुड बी लेस देन L1। नई वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो पुराने वाली बैलेंसिंग लेंथ से छोटी होनी चाहिए। बढ़िया है, मान लिया अपने। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आखिर है कितना? तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर, यहां का अगर मैं 0 मान लूंगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस IR यहां का हो गया। यहां से अगर यहां जाऊंगा तो E बढ़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल हो गया E माइनस IR, तो यहां का पोटेंशियल हो गया E माइनस IR, तो यहां से तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E माइनस IR। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर याद था, मैं बैटरी सोर्स की तरह काम करते तो हम याद कर बैठे हैं E माइनस IR होता है, एंड दिस E माइनस IR शुड बी इक्वल टू x इंटू L2। मुझे x में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे बच्चे में से डिवाइड कर दो। डिवाइड करते सर काम बन जाएगा आपका। चलिए बेटा करता हूं डिवाइड। तो मेरे पास आ गया E, पहले बेटा इसको डबल लूं, I बोलना बेटा कितना है? ये करंट है कितना? E EMF की बैटरी है, ये सर्किट है, रेजिस्टेंस है R प्लस R, लिख दो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर, एक तरह से 2। बेटा आप 2 को 1 से डिवाइड कर दो। बेटा कहाँ लिखूं? यहां लिख दूं। 2 को बड़ा 1 से अगर डिवाइड किया तो E से E कैंसिल, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r शुड बी इक्वल टू L2 अपॉन L1। मेरे पास आ गया RL1 इज इक्वल्स टू RL2 प्लस स्मॉल rL2। बड़ा मुझे निकालना क्या था? स्मॉल r निकालना था क्या? तो स्मॉल r की बड़ा वैल्यू आ गई है कितनी बेटा? स्मॉल r की बड़ा वैल्यू आ गई है कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। ले बेटा स्मॉल r की वैल्यू आ गई नॉन रेजिस्टेंस इनटू पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी माइनस बाद में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है डिवाइड बाय बाद वाली बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज अवर आंसर। मैं से आंसर बोल रहा हूँ, रिमेंबर नहीं बोल रहा, आंसर बोल रहा हूँ बेटा। और कारण आप जानते हो, कहाँ तक याद करोगे यार। अगेन मैं तो वही कहूँगा, मेरे को खुद को याद नहीं है, लेकिन लॉजिक समझ के होंगे कि हाँ ठीक है सर, लॉजिक तो सर बार बार वही है कि दिस इक्वल टू दिस, सर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर है। कल को बेटा अगर मान ले कि तुम्हें कोई सवाल दे दे, कल को बेटा कोई सवाल देते आप लोगों को कि यार ये जो रेजिस्टेंस है ये 15 ओम है, ठीक है, स्विच जब ऑफ था तब बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई 10 मीटर, और स्विच जब ऑन हुआ तब बैलेंसिंग लेंथ आई आपकी 8 मीटर। तो बताओ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो बोल देना कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो नॉन रेजिस्टेंस है वो तो मैंने 15 ओम दे रखा है, इनटू L1 माइनस L2 2 मीटर अपॉन 8 मीटर, दैट कम्स आउट बी 15/4 ओम्स। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं बेटा? आई होप समझ गया हूँ। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज बड़ा एक बात हुआ, आप बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एसेंशियल शीट है
वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एज वाली शीट है वो बेटा ठीक है, कल परसों से स्टार्ट कर लेना। एंड HCV के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस है वहां से करते रहना तब तक जब तक कोई कैपेसिटर का सवाल ना आ जाए। जैसे कैपेसिटर का सवाल आ जाए वैसे रुक जाना, क्योंकि उसके बाद सारे सवाल कैपेसिटर के ही हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के। अपने जो सीक्वेंस पढ़ी हो, जो HCV जो सीक्वेंस है वो हल्के से डिफरेंट है। अपन लोग बड़ा करंट पहले पढ़ रहे हैं और कैपेसिटेंस बाद में पढ़ रहे हैं, और HCV में कैपेसिटेंस पहले दिया हुआ और करंट बाद में। तो अपन तो है ना HCV में एक्सरसाइज में पहले सवाल से करना स्टार्ट करना, और कहाँ पर स्टॉप हो जाना, जैसे कैपेसिटर का सवाल आ जाए स्टॉप। फिर सर वो वाले सवाल कब करेंगे जब पूरा कैपेसिटर चैप्टर खत्म होना, तब वापस से इन HCV के सवालों पर आ जाना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे लास्ट में। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। ये आपका होमवर्क है, निपटा देना इसको, है ना। अपनी करंट की इलेक्ट्रिसिटी की सारी इसेंशियल शीट कल से आप जो बाकी एक्स्ट्रा एज वाली शीट है वो कर सकते हो, रैंकर्स वाली शीट कर सकते हो। आज बड़ा सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल शीट निपटा दो आज कल। जैसे वैसे मैं आपको होमवर्क तो रेगुलर देता आया हूँ तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, बट फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आराम से करें।